अगर जिंदगी आपको बार बार असफल बनाती है तो क्या आप हार मान लेते हैं, लड़ना छोड़ देते हैं, या फिर आप डटे रहते हैं? तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये मोस्ट फेमस शॉर्ट नॉवेल है जो कि अमेरिकन इंग्लिश राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं इस स्टोरी को। सबसे पहले जो की फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर स्टोरी को मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसका टाइटल क्या है, द ओल्ड मैन एंड द सी, और इसके राइटर कौन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये 20th सेंचुरी के एक बहुत ही जाने माने राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है। तो ये वर्क पब्लिश कब हुआ था, 1952 को। 1952 को ये वर्क पब्लिश हुआ था और ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मोस्ट फेमस वर्क है। और मोस्ट फेमस वर्क इसलिए है क्योंकि अपने इस वर्क के वजह से इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में, और आगे चल करके एक साल के बाद लिटरेचर के अंदर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 में। तो कहीं ना कहीं इस वर्क के वजह से इन्हें दो सम्मान मिला, एक पुलित्जर प्राइज का और एक नोबेल प्राइज का। तो ये वर्क पुलित्जर प्राइज विनर और नोबेल प्राइज विनर रहा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के लिए। अब देखिए, अब अर्नेस्ट हेमिंग्वे के स्टाइल के बारे में बात करें तो ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट वे में लिखते थे। ठीक है, यानी कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहना। तो ये अपने सिंपल स्टाइल और डायरेक्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और इसे हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इसे हम हेमिंग्सवे स्टाइल बोलते हैं। इनका जो राइटिंग स्टाइल है, शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और डायरेक्ट, ये ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहते, लेकिन फिर भी इनके वर्क को पढ़ोगे तो उसको समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो अधिकांश जो स्टोरी होते हैं वो आपका हिडन होते हैं, वो आपको समझना होता है। ठीक है, जैसे हम आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब इसका सेटिंग की बात करें, इस स्टोरी की सेटिंग है, स्टोरी कहाँ की है, तो ये क्यूबा की स्टोरी है। ठीक है, क्यूबा जो कि गल्फ सी के पास है। तो ये एक समुद्र के पास इसका सेटिंग रखा गया जो कि क्यूबा के किनारे है। ठीक है, क्यूबा कहां पर, गल्फ सी के पास। अच्छा, इस स्टोरी का जो नरेशन है ना वो थर्ड पर्सन में किया गया। थर्ड पर्सन नरेशन का मतलब है कि जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो इस स्टोरी का पार्ट नहीं है, बस वो कहानी को सुना रहा है। ठीक है, इसके थीम की बात करें तो थीम इसमें स्ट्रगल का थीम दिखाया गया है। करेज, करेज का मतलब साहस, हिम्मत या हौसला। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है कि बुरी परिस्थिति में भी बने रहना। भले ही आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ा है, आप बिल्कुल लगे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस बोलते हैं, इंड्योरेंस बोलते हैं। फिर हो गया डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैन वर्सेस नेचर का भी इसमें थीम दिखाया गया है। इस स्टोरी की अगर हम जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके बारे में बात करें तो इसका नाम है सैंटियागो। क्या नाम है, सैंटियागो। और इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि द ओल्ड मैन एंड द सी का प्रोटैगनिस्ट कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो इसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो क्यूबा में रहने वाले एक मछुआरा है, एक फिशरमैन है, एक ओल्ड फिशरमैन है, ये एक बूढ़ा इंसान है। ठीक है, अच्छा इस स्टोरी की बात करें तो इस स्टोरी के एक बहुत ही फेमस लाइन है और बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। ये लाइन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये लाइन क्या है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ठीक है, मतलब एक इंसान को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन उसके हौसले को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन उसे डिफीट नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है इस स्टोरी का। ठीक है, तो ये जो इसका बैकग्राउंड है ये आपको पता चल गया। अब चलिए हम स्टोरी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो होता क्या है, जो इसका मेन कैरेक्टर है सैंटियागो, जो बूढ़ा इंसान है, जो बूढ़ा फिशरमैन है, ये 84 डेज हो गए हैं और 84 डेज से अभी तक ये सिंगल एक भी फिश, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तो ये मछुआरा अपने काम में लगा हुआ है, मछली पकड़ने के काम में लगा हुआ है, लेकिन अभी 84 दिन हो गए हैं, लेकिन 84 दिन के अंदर अभी तक ये एक सिंगल फिश भी नहीं पकड़ पाए हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा बैड लक चल रहा है।
अब चूंकि इनकी उम्र भी हो चुके हैं, ये बूढ़े इंसान है, लेकिन इनका हिम्मत अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। ये बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनके जो हिम्मत है, इनके जो हौसला है, ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। और इसलिए इतने बैड लक के बावजूद भी ये अभी भी ये होपफुल है, ये आशा रखते हैं कि ये एक दिन मछली पकड़ेंगे। लेकिन अभी 84 डेज हो गया और अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ पाए हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने दिन हो गए इसको फर्स्ट मछली पकड़ने में, तो 84 डेज हो गए। ठीक है। अच्छा, इनका एक एक दोस्त होता है, एक यंग बॉय होता है, एक यंग लड़का होता है, जिसका नाम होता है मैनोलिन। ये नाम याद रखिएगा। देखिए, जो भी पॉइंट को मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक यंग लड़का, अब देखो ये यंग लड़का कौन है। अब ये यंग लड़का जो है ना, ये भी एक फिशरमैन बनना चाहता है, ये भी एक एक्सपर्ट फिशरमैन बनना चाहता है। तो ये सैंटियागो के पास आता है वो फिशिंग सीखने के लिए। जैसे आपको भी कुछ सीखना होता है, आपको भी किसी चीज में, किसी ट्रेड में आपको ट्रेनिंग लेना होता है, तो आप वहां पर जाते हो सीखने के लिए, और आप एक अप्रेंटिस कहलाते हो, जो किसी एक्सपर्ट के साथ रहता है किसी ट्रेड को सीखने के लिए। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिशिंग सीखने के लिए ये इस बूढ़े से दोस्ती करता है, सैंटियागो के साथ में रहता है, और ये एक अच्छा फ्रेंड बनता है इसका, सैंटियागो का। ठीक है। सैंटियागो का एक लॉयल फ्रेंड होता है, एक लॉयल अप्रेंटिस होता है। ये लड़का इस बूढ़े फिशरमैन को मतलब बहुत दिल से चाहता है। ठीक है। इसका देखभाल करता है। लेकिन होता क्या है ना कि इसके जो पेरेंट्स है, इस यंग लड़के के जो पेरेंट्स है, वो क्या करते हैं, वे मैनोलिन को कहते हैं कि तुम उस बूढ़े अंकल को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो क्योंकि तुम उस बूढ़े अंकल के पास रह करके कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वो बूढ़े अंकल बहुत ही अनलकी है। ठीक है। जो इंसान पिछले 84 डेज से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है, वो तुम्हें क्या फिशिंग सिखाएंगे। तो ये जो यंग बॉय है मैनोलिन, इसके पेरेंट्स इसको फोर्स करते हैं कि तुम अब उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, उस बूढ़े फिशरमैन के साथ नहीं रहोगे, क्योंकि उसके साथ रह करके तुम्हारा भी बैड लक आ जाएगा। तो देखिए, तो इसका जो मैनोलिन के जो पेरेंट्स है ना, वो सैंटियागो को अनलकी समझते हैं। ठीक है। अच्छा, अनलकी, इस स्टोरी में अनलकी को क्या बोला गया, सलाओ बोला गया। ठीक है। ये एक स्पेनिश वर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके पेरेंट्स जो है ना, वो बूढ़े फिशरमैन को अनलकी की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सलाओ। ठीक है। SALAO, सलाओ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अच्छा देखिएगा, इनका सैंटियागो का समुद्र से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, और समुद्र को ये रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है। तो ये समुद्र को क्या बोलते हैं, ये ला मार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ला मार बोलते हैं। ला मार का मतलब देखो, ये भी एक स्पेनिश वर्ड है। ला मार का मतलब होता है सी एज वुमेन, यानी ये समुद्र को एक वुमेन के रूप में देख रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, नदी को बोलते हैं, ठीक है, गंगा माता बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उसी तरीके से सैंटियागो इसको, समुद्र को एक मतलब फेमिनिन समझता है, और इसको ला मार बोलता है, और इसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है, अपना प्यार दिखाता है। ठीक है। तो ये समझता है कि ये एक लिविंग फोर्स है, समुद्र अपने आप में एक प्रकृति का बहुत बड़ा फोर्स है, और ये इसका जेंडर किस रूप में समझता है, फेमिनिन के रूप में समझता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सैंटियागो समुद्र को क्या बोलता है, तो ला मार बोलता है। ठीक है। He goes far into the sea alone to try his luck again. अब देखो होता क्या है, ये जो बालक है, इसका जो साथी है, इसका जो फ्रेंड है, इसका जो अप्रेंटिस है मैनोलिन, ये क्या होता है कि सैंटियागो बहुत ही अनलकी इंसान होता है, बहुत ही गरीब इंसान भी होता है। सैंटियागो के पास कोई बहुत बड़ा घर द्वार नहीं है, एक छोटा सा घर है, छोटा सा कमरा है, बस उसी में रहता है। तो क्या होता है कि ये जो लड़का है मैनोलिन, ये सैंटियागो को बहुत तरीके से हेल्प करता है। जैसे समुद्र में अपना बोट लेकर के मछली पकड़ने गया, फिर उस बोट को देखिए, उस बोट को समुद्र के किनारे लगाने का काम ये लड़का करता है। ठीक है। फिर उसके लिए खाने का इंतजाम, इस बूढ़े फिशरमैन के लिए उसके खाने का इंतजाम भी ये मैनोलिन करता है। फिर ये देखता है कि भाई सैंटियागो के पास अभी ठंड आने वाले, ठंड के लिए इसके पास वो कंबल नहीं है, वो जैकेट नहीं है, तो वो भी व्यवस्था करता है। हालांकि मैनोलिन अभी अपने पेरेंट्स के कहने पे ये इसके साथ मछली पकड़ने नहीं जाता है, बट फिर भी इस लड़के को इस बूढ़े इंसान से इतना लगाव है कि फिर भी वो समय निकाल करके आता है और सैंटियागो को हेल्प करता है हर तरीके से। तो एक बार क्या होता है, सैंटियागो के घर पे ये दोनों का बातचीत चल रहा होता है, ये दोनों कॉफी पी रहे होते हैं। तो यहां पर वो सैंटियागो बोलता है कि कल मैं जो है ना, कल मैं पक्का एक मछली पकड़ूंगा, कल मैं
मतलब समुद्र के बीचों बीच जाऊंगा। अगर मुझे मछली पकड़ने के लिए मुझे समुद्र के बीचों बीच जाना पड़े तो हम जाएंगे। फिर क्या होता है कि अगले ही दिन सुबह में जब ये अपने इस शिकार पे निकलते हैं तो निकलने से पहले मैनुलिन क्या करता है, सैंटियागो को फिर से हेल्प करता है, उसके बोट को तैयार करता है, ठीक है, निकलने के लिए। तो फिर क्या होता है, सैंटियागो निकलता है और बहुत दूर चला जाता है, एक मछली की खोज में, एक मछली पकड़ने की खोज में समुद्र के बहुत दूर चला जाता है, समुद्र के एक तरह से बीचों बीच चला जाता है। तो क्या होता है कि जब वहां पहुंचता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि वो किनारे से बहुत दूर चला आया है और वहां पर देखता है कि एक बर्ड है, एक बर्ड, जिसको उस बर्ड को, उस पक्षी को हम कहते हैं मैन ऑफ वॉर कहते हैं। तो मैन ऑफ वॉर एक ऐसा पक्षी होता है, एक बड़ा सा पक्षी, एक समुद्री पक्षी होता है जो खुद भी शिकार करता है समुद्र में, जो खुद भी मछलियों का शिकार करता है, ठीक है। तो यहां पर सैंटियागो देखता है कि वो जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहा है और जिस जगह पे उड़ रहा है, तो देखिए यहां पर सैंटियागो, पहले ये एक अच्छा फिशरमैन था, अब इनका उम्र हो चुका है, इनका एज हो चुका है, लेकिन फिर भी इनका वो एक्सपीरियंस है कि वो जो पक्षी जहां पर घूम रहा है इसका मतलब है कि वहीं पर वो मछली है। तो पक्षी जो है ना हेल्प करता है लोकेट करने में कि कहां पर मछली होगा। तो उस बर्ड का, उस पक्षी का जिधर डायरेक्शन होता है उधर ही सैंटियागो अपना फिशिंग हुक को पानी के अंदर फेंकता है ताकि उसमें कुछ मछली पकड़ा जाए। लेकिन फिर से सैंटियागो अनलकी होता है, कोई भी मछली नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन सैंटियागो अपना प्रयास छोड़ता नहीं है, वो कोशिश करते रहता है। और फिर क्या होता है कि अब उसके फिशिंग हुक में एक मछली फंस चुका है और ये एक छोटा मोटा मछली नहीं है, ये एक बड़ा मछली है। कम से कम आमतौर पे देखा जाए तो इसकी लेंथ होती है 14 से 18 फीट के बीच में और इस मछली को हम कहते हैं मार्लिन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस मछली का नाम के बारे में पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन बनता है पेपर में तो इस मछली को हम क्या बोलते हैं, मार्लिन बोलते हैं। एक ह्यूज फिश होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस मछली को पकड़ने में सैंटियागो को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि सैंटियागो ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं और इतने बड़े मछली को पकड़ना, कंट्रोल करना, फिर इतने बड़े मछली को समुद्र के किनारे लाना, वो भी अकेले, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहां पर क्या होता है, पहले सैंटियागो क्या करता है, वो समझ चुका है कि मछली फंस चुका है, लेकिन सैंटियागो हड़बड़ी नहीं दिखाता है क्योंकि हड़बड़ी दिखाने से क्या होगा कि वो मछली फिर उस हुक से निकल के चली जाएगी। तो वो क्या करता है, आराम से छोड़ देता है इस मार्लिन मछली को कि इसके जो फिशिंग हुक में जो चारा डाला गया उस चारा को बढ़िया से खा ले। पहले जितना बढ़िया से आराम से खाएगा उतना ही अच्छे से वो फंसेगा उसमें। तो यहां पर क्या होता है, फिर मछली को देखा जाता है कि वो मछली गोल गोल बोट के चारों ओर गोल गोल घूमने लगती है। तो यहां पर सैंटियागो एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है, उसको पता चल जाता है कि आमतौर पे कोई भी फंसा हुआ मछली बोट के चारों ओर तभी घूमता है जब वो मछली हार मान लेती है। तो इसको बार बार खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना वो खींचने का प्रयास करते हैं उतना ही नीचे वो मछली जाने लगता है। इससे क्या होता है कि इसका जो फिंगर है, सैंटियागो का फिंगर कटने लगता है उस तार से और सैंटियागो का फिंगर भी मतलब खून से लथपथ हो जाता है। उस मछली को कंट्रोल करने के लिए अपने हार्पून से वॉर करता है। हार्पून एक भाला के जैसा एक टूल होता है, एक हथियार होता है, जिससे वो सीधे मार्लिन पे क्या करता है, वॉर करता है। तो मार्लिन पे वॉर करने से क्या होता है कि मार्लिन मर जाती है, मार्लिन मछली मर जाती है, ठीक है। लेकिन मार्लिन पे वॉर करने से मार्लिन का जो खून है ना वो पूरा पानी में फैलने लगता है और ये पता है ये खून एक संकेत बन जाता है शार्क मछली के लिए, क्योंकि शार्क भी समुद्र में तो बड़े बड़े मछली होते हैं, ठीक है। हर एक बड़ा मछली छोटे मछली को खा लेता है। तो शार्क को पता चल जाता है इस खून के बारे में कि भाई मेरे लिए भी कुछ लगता है, कुछ आज भेटाएगा, आज मेरा भी शिकार, आज मेरा भी मतलब नाश्ता पानी पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, शार्क उसको फॉलो करते करते वहां मार्लिन के पास पहुंच जाता है। तो अब यहां पर सैंटियागो का बैटल ना केवल वो मार्लिन के साथ, अब इसके लिए एक नया चैलेंज पेश आता है। अब इसका मुकाबला करना है शार्क के साथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक दिन और एक रात ऑलरेडी खत्म हो जाता है, लेकिन सैंटियागो भी कसम खा रहता है। तो इसके बाद क्या होता है कि उस शार्क को वहां से भगाने के लिए वो फिर से अपने हार्पून चलाता है उस शार्क के ऊपर। अब शार्क पे वो हार्पून चलाता है तो शार्क जो है वो उस हार्पून के साथ चला जाता है। उस हार्पून के साथ, वो हार्पून जो उसका टूल है, उसका जो हथियार है सैंटियागो का, वो उस शार्क के साथ चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर
अगला दिन फिर शुरू हो गया, मतलब दूसरे दिन इनका अब शाम ढलने को है, लेकिन अभी तक ये इस मछली को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके और भी शार्क आने लगते हैं, और भी 2 शार्क आ जाते हैं। अब तो इसके पास वो हार्पून वाले हथियार भी नहीं है। नाव को पैडल करने के लिए जो टूल होता है, उस पे वो चाकू बांध करके और वो उस पे शार्क पे वार करने का कोशिश करते हैं, बट वो असफल रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो ऐसे ही करके वो अपने बोट में बांध करके उसको खींचने का प्रयास करते हैं। तब तक क्या होता है कि जो शार्क है ना, वो मछली को, मार्लिन मछली को पूरी तरह से खा जाता है, बस हड्डियां छोड़ देता है। बस उस मार्लिन मछली का स्केलेटन बचता है, बस उसके कंकाल बचता है, बाकी वो शार्क मछली खा लेते हैं। अब इतना मेहनत के बाद 3 दिन की मेहनत, 3 दिन और 3 रात समुद्र के बीचों बीच सेंटियागो का ये स्ट्रगल चलता है। उसके बाद भी, बहुत दिनों के बाद भी, एक मछली पकड़ में आया तो भी बड़ा मछली फंसा था, लेकिन वो उसको भी समुद्र के किनारे लाने में असफल रहता है, क्योंकि शार्क पूरी मछली को खा जाता है। बस उसमें क्या बचता है, उसमें बस कंकाल बचता है मछली का। अब सेंटियागो का जो एक्साइटमेंट था ना, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन वो चुपचाप अब अपना क्या हुआ कि समुद्र के किनारे उसी स्केलेटन के साथ वो किनारे आ गया। ठीक है, रात में वो अपना जाकर के सो गया अपने घर में, बोट को किनारे में करके। अगले दिन सुबह को जब बोट, उसका सेंटियागो का बोट समुद्र के किनारे था और उस बोट में उस मार्लिन फिश का जो कंकाल है वो रखा हुआ था, तो बाकी फिशरमैन और बाकी लोग उसके बोट की चारों ओर भीड़ लगा दिए और सभी लोग उसको देखने लगे, उस कंकाल को। फिर उस कंकाल को नापा गया तो पता चला कि वो मार्लिन फिश का जो लेंथ था ना, वो 18 फीट था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथ उसका कितना रहता है, 18 फीट रहता है। तो क्या होता है, अगले दिन जब सुबह में इसका जो यंग फ्रेंड होता है, जो यंग बॉय होता है, मैनोलिन जो होता है, वो जाता है सेंटियागो से मिलने के लिए और वो सेंटियागो के दुख को समझता है, लेकिन वो हमेशा सेंटियागो के प्रति लॉयल रहना चाहता है। वो बोलता है कोई इसमें कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फिश पकड़ने चलेंगे तो आप मुझे भी लेकर के चलिएगा, हम लोग दोनों साथ में मिलकर इस बार पकड़ेंगे, आपको भी हेल्प मिल जाएंगे। तो सेंटियागो बोलता है कि तुम मेरे साथ मत रहो, मेरा लक वैसे भी खराब है, मैं बहुत ही बदकिस्मत हूं, और तुम भी मेरे साथ रह करके तुम्हारा भी लक खराब हो जाएगा, तुम मेरे साथ मत रहो। तो यहां पर वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम चलेंगे तो आपका लक नहीं काम कर रहा है, मैं अपना लक अपने साथ लेकर चलूंगा। तो इससे देखा जाता है कि इसके पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी ये लड़का सेंटियागो का साथ नहीं छोड़ता है, उस बूढ़े फिशरमैन की को देखभाल करता है, उसका केयर करता है। लेकिन इससे हमें पता चलता है, इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि सेंटियागो इज मैन ऑफ एंड्योरेंस, मैन ऑफ करेज। सेंटियागो एक ऐसा इंसान है, चाहे कितनी भी इसको हार मिल जाए, चाहे कितना भी बैड लक मिल जाए, ये हार मानने वाले इंसान में से नहीं है। बात समझ मारी। तभी वो फेमस लाइन कहा गया कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। एक इंसान को, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, लेकिन उसके हौसले को नहीं हरा सकते हो।